वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। बूस्टर्स शॉट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है क्या इंडिया में बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। बूस्टर शॉट होता है तीसरी वैक्सीन। क्या तीसरी वैक्सीन इंडियंस को लगनी चाहिए या नहीं। सिंपल सा ये आर्टिकल है। जो भी आप पढ़ो सीखो, ये आपका क्विज़ है आज का। आप जितना ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन देखने वाले हो सारा का सारा इस क्विज पे अप्लाई होगा। मैं चाहता हूँ पूरे मन से पढ़ो और वीडियो के लास्ट में जब मैं आपको सॉल्यूशन दूँ 5 में से 5 मार्क्स इस क्विज में आपको मिलने चाहिए। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो के लास्ट में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है बूस्टर्स शॉट्स। देखिए बूस्टर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कोविड का बूस्टर कहलाएगा कोविड की तीसरी वैक्सीन। वैक्सीन लगने के बाद भी एक वैक्सीन आपको जब लगे वो कहलाती है बूस्टर, ताकि वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है आपकी बॉडी पे और ज़्यादा पड़े। कह रहे बूस्टर्स हैं शॉर्ट्स। देखिए शॉर्ट का मतलब है छोटा, है ना, हाइट में, कद में। अपने देश में बूस्टर्स की जो नीड है ना वो अभी बहुत शॉर्ट है, ऐसा समझ लो। और या फिर शॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की शॉर्टेज। अपने देश में बूस्टर्स लगाने के लिए इनफ वैक्सीन नहीं है, वो शॉर्ट है। दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो। ये आर्टिकल दोनों ही बातें बोल रहा है। बूस्टर्स की ज़्यादा नीड भी नहीं है और दूसरा बूस्टर्स लगाने के लिए हमारे पास वैक्सीन्स भी ज़्यादा है नहीं, तो बूस्टर्स शॉर्ट। चलिए अब इसके टाइटल पैराग्राफ से देखेंगे डिटेल में कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है अवेलेबिलिटी, कवरेज एंड साइंटिफिक एविडेंस शुड डिसाइड अप्रूवल ऑफ बूस्टर शॉट्स। कह रहा है एक तो अवेलेबिलिटी होती है कौन सी चीज़ कितनी अवेलेबल है, इसको हिंदी में बोलते हैं उपलब्धता। कह रहा है एक तो अवेलेबिलिटी, दूसरा जितनी हम कवरेज कर पा रहे हैं वैक्सीन से, कितने लोगों को ऑलरेडी लगा पाए हैं, और तीसरा साइंटिफिक एविडेंस, वैक्सीन इसका जो बूस्टर कितना साइंटिफिकली हमारे पास एविडेंस है कि वो काम करेगा। कह रहा है ये तीनों चीज़ें ही डिसाइड करेंगी, निर्धारित करेंगी कि आपको अप्रूवल देना है या नहीं देना बूस्टर शॉट्स को। तो पहले आपको देखना है कितनी वैक्सीन आप बना पा रहे हो, फिर आपको देखना है कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, और फिर आपको देखना है साइंस क्या कहता है बूस्टर शॉट्स के बारे में। तीनों को देखने के बाद ही बूस्टर शॉट्स लगाना या ना लगाना आप डिसाइड करेंगे। इन तीनों की वर्ब है, ये तीनों सब्जेक्ट हैं आपके। वर्ब है शुड डिसाइड, सब्जेक्ट मिलेगा ऐसे ग्रीन कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में पूरे आर्टिकल में। जैसे ही आप इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। मैं चाहता हूँ आप साथ साथ में पकड़ते जाओ, है ना, ग्रीन और पिंक कलर को। चलो, शॉट को जैब भी बोलते हैं। देखो शॉट का मतलब होता है टीका, है ना, इंजेक्शन। अब शॉट को आपने वैक्सीन बोल दिया, जैब बोल दिया, इनोकुलेशन बोल दिया, ये सब के सब टीके के यानी कि इंजेक्शन के सिनोनिम है। खास करके जैब और इनोकुलेशन, इन दोनों वर्ड्स को ध्यान रखना। चलिए एक काम करेंगे, अब पूरे आर्टिकल की मैं आपको वोकैबुलरी दिखा देता हूँ ताकि अपने इसको बाद में स्मूथली पढ़ पाएँ। ये आपकी वोकैब शीट है। सारे नए और पुराने वर्ड्स इसी शीट में आपको मिल जाते हैं। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में रखता हूँ अपने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पुराने वर्ड्स आज अपने पास बहुत सारे, जैसे एक वर्ड है क्लैमर, एक वर्ड है सोर, फिर एक वर्ड है इंजेमिनेट, है ना, फिर प्रॉन और सब्सटेंशियल। पांचों ही वर्ड्स हम कई बार कर चुके हैं, आज फिर से अपने सामने रिपीट होंगे। क्लैमर का मतलब होता है बहुत ही लाउड क्राई, इसका मतलब होता है शोर। क्लैमर का मतलब होता है चीख पुकार, है ना। द क्लैमर फॉर मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इज गेटिंग लाउडर आफ्टर द स्कैम। जो चीख पुकार है मिनिस्टर की रेजिग्नेशन के लिए वो लाउडर हो रही है, रोज़ तेज़ होती जा रही है इस स्कैम के बाद, इस घोटाले के बाद। तो एक नाउन है क्लैमर, इसको आप प्लूरल भी बना सकते हो इसका, है ना। इसको कमोशन या रोकस भी बोलते हैं। ये दोनों ही वर्ड्स चीख पुकार के लिए, शोर शराबे के लिए यूज़ होते हैं। ये क्लैमर नाम की वर्ब से बना है। क्लैमर वर्ब का मतलब होता है चीख पुकार करना। चलो एक और वर्ड अपने पास सोर। सोर मतलब किसी चीज़ का तेज़ी से राइज करना, जैसे दामों का तेज़ी से राइज करना, है ना। किसी भी चीज़ के इंटेंसिटी या क्वांटिटी में बहुत तेज़ी से इजाफा होना कहलाता है सोर करना। सोरिंग ऑयल प्राइसेस हैव पोज्ड द चैलेंज बिफोर द सेंट्रल बैंक्स। तेज़ी से बढ़ते हुए कच्चे तेल के दामों ने पोज कर दिया, खड़ा कर दिया एक चुनौती को सेंट्रल बैंक्स के सामने दुनिया भर के। हर वर्ड पे सेंटेंस आपको बनाना होगा। ये जो मैं एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि सर को याद हो जाएंगे, सर को तो आते हैं वर्ड्स। अगर आप वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते हो,
आप उन वर्ड्स को कभी अपनी वोकेबलरी का पार्ट नहीं बना सकते हो। आप पूछते हो ना सर मुझसे वोकेबलरी याद नहीं हो रही, हर वर्ड पे सेंटेंस बनाएगा तभी याद होगी, नहीं तो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो सोर का आपने सेंटेंस बनाया इस तरीके से, सोरिंग ऑयल प्राइसेस। अब सोर को आप इंक्रीज बोल देंगे, सर्ज बोल देंगे, शूटअप बोल देंगे, राइज बोल देंगे। इस सर्ज नाम के, उछाल नाम के वर्ड को आज आप आर्टिकल में देखेंगे। एक और वर्ड है हमारे पास इनजेमिनेट, बहुत अच्छा वर्ड है। जेमिनेट का मतलब होता है रिपीट करना, इनजेमिनेट का मतलब है किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, टू रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन। द प्रिजनर इनजेमिनेटेड हिज रिक्वेस्ट फॉर मर्सी बिफोर द जज। प्रिजनर ने बार बार रिपीट किया अपनी रिक्वेस्ट को, जो थी मर्सी की, दया की, जज के सामने। उसने बहुत बार बोला कि सर मुझे फांसी मत दो, गलती हो गई मुझसे, है ना। इंजेमिनेट किया, बार बार किसी काम को रिपीट करना। अब इसी को रीआइट्रेट बोलते हैं, तो रीआइट्रेट को आज आप आर्टिकल में देखने वाले हो। रीआइट्रेट सिंपल वर्ड है, इंजेमिनेट थोड़ा सा एडवांस वर्ड है। एक वर्ड अपने पास प्रोन। प्रोन का मतलब होता है डिफेंसलेस, किसी चीज़ के सामने मजबूर, आपका कोई डिफेंस ही नहीं है उस चीज़ के सामने, है ना। जैसे पुअर एंड इलिटरेट आर प्रोन टू बीइंग इन्वॉल्व्ड इन क्राइम्स। पुअर और इलिटरेट जो हैं, गरीब और अनपढ़ जो लोग हैं, वो डिफेंसलेस होते हैं क्राइम के सामने इन्वॉल्व होने में। पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, बहुत जल्दी वो क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, इस चीज़ के लिए वो डिफेंसलेस है, वल्नरेबल है। तो प्रोन का मतलब वल्नरेबल भी होता है, ससेप्टेबल भी होता है। ससेप्टेबल, वल्नरेबल नाम के वर्ड आप आज आर्टिकल में देखोगे। याद रखना, प्रोन टू, वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू, ये वर्ड्स इसी तरीके से चलते हैं और इनके बाद आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी जीरेंट। लास्ट वर्ड है अपना सब्सटेंशियल। इसका मतलब है कंसीडरेबल, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, जिसको नज़रअंदाज ना किया जा सके, है ना। इसको साइजेबल भी बोल देते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही सब्सटेंशियल रहे हैं, नोटिसेबल या साइजेबल रहे हैं, ऐसे रहे हैं कि आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। साइजेबल नाम का वर्ड आर्टिकल में आज आप देखोगे। चलिए 5 ही वर्ड्स है, रिपीट करो इनको बार बार, है ना। जितना रिवीजन जितना करोगे ना उतना ही फ़ायदा आपको मिलता है। चलिए समरी टाइम। अब आर्टिकल की समरी लेंगे, पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले ऐड कर दूं, आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूंगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है, इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पे डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं। समरी बहुत सीधी सी है। कोविड की बूस्टर शॉट मैंने आपको बता दिया, तीसरी वैक्सीन, 2 लगने के बाद 1 एडिशनल, जिससे आपकी बॉडी में कोविड के लिए परमानेंट रेजिस्टेंस बन जाए। ये जो बूस्टर शॉट्स है ना, इनके अभी साइंटिफिक एविडेंस कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत आया है डेटा जिससे पता लगा कि ये काम करेंगे, लेकिन अभी अच्छे से किसी को पता नहीं है। लेकिन दुनिया भर में, खास करके अमीर देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। इंडिया में भी कुछ स्टेट्स में इनकी डिमांड उठी है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसी पैसे वाली स्टेट्स में। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि बूस्टर्स आपको तभी लगाना कंसीडर करना चाहिए जब आपके पास इनफ वैक्सीन्स हों और कवरेज काफ़ी अच्छी हो जाए। अभी भी 50% लोगों को इंडिया में दोनों डोजेज़ नहीं लगी हैं वैक्सीन्स की। तो कह रहे जब अपनी कवरेज 50 से 80-90 तक आ जाए और साइंटिफिक डेटा दिख जाए आपको, तब आप बूस्टर्स को अप्रूवल दें। बस आज इसकी यही समरी है। एडवाइस कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइजिंग सजेस्टिंग टोन में। ये शुरू कर लेते हैं। अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, योर इंग्लिश ट्यूटर। iOS पे भी अवेलेबल है माई इंस्टीट्यूट के नाम से। ऐप के अंदर आपको क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलते हैं, जैसे राइटिंग स्किल्स का है बेसिक्स टू एडवांस्ड, 499 इस कोड के साथ में। और अभी अभी हमने बैंक का कोर्स भी लॉन्च किया है 2 सालों के लिए, 2 साल की वैलिडिटी है इसमें पिछले 5 से 10 साल के सारे क्वेश्चंस को आपको एक एक करके सही अप्रोच से सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एसएससी के कोर्सेज भी आज या कल में लॉन्च हो जाएंगे। ऐप पे जाकर के आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो ऐप रिलेटेड, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। शुरू कर लें। कह रहा है ऑन नवंबर 2022, कह रहा है द डायरेक्टर जनरल ICMR सेड दैट देयर वाज नो साइंटिफिक एविडेंस दस फार टू एडमिनिस्टर अ बूस्टर वैक्सीन डोज टू फुली वैक्सीनेटेड पीपल। कह रहे नवंबर 22 को कुछ हुआ। ऑन नवंबर 22 हुआ क्या? जो डायरेक्टर जनरल है ICMR के, इस संस्था के, कह रहे इन्होंने ऐसा कहा, सेड। अच्छा क्या कहा इन्होंने कहा कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी, कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण या साक्ष्य हमारे पास नहीं थे, और 10 फार अभी तक,
10 फार मतलब अभी तक। किस चीज़ के भाई? एडमिनिस्टर करने के देने के एक बूस्टर वैक्सीन डोज को उन लोगों को जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, जिनके दोनों कोरोना वैक्सीन लग चुकी हैं। तो ऐसा नवंबर 22 को डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अभी तक कोई भी एविडेंस हमारे पास नहीं है। डायरेक्टर जनरल की वर्ब है सेट, साइंटिफिक एविडेंस की वर्ब है वॉज। एडमिनिस्टर करना एक वैक्सीन को, एडमिनिस्टर करना एक जैब को, इम्यूनाइज करना या इनैकुलेट करना एक ही बात है। चारों बताते हैं किसी के कोई टीका, कोई इंजेक्शन लगाया गया है, ठीक है। एडमिनिस्टर अ वैक्सीन, एडमिनिस्टर अ जैब, इम्यूनाइज या इनॉक्यूलेट, टीका लगाना। चलिए अब इसी में एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ, क्या यहाँ पे हैज़ सेड आ सकता है क्या? द डायरेक्टर जनरल, देखो एक पोस्ट का नाम है तो द लगा हुआ आगे। जानते हो ना आप, किसी भी टाइटल के आगे आप द लगाते हो, कोई भी हो, मैनेजर हो, डायरेक्टर जनरल हो, प्रेसिडेंट हो, पीएम हो, तो द तो लगाया हुआ, ठीक है। क्या यहाँ पे हैज़ सेड नहीं आ सकता? चलो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पास्ट का टाइम फ्रेम दे दिया गया है। नवंबर 22 को ये काम हो चुका है, अब इस काम में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जब भी पास्ट का टाइम फ्रेम आपको दे दिया हो तब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को, तो हैज सेड गलत हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहा द प्रायोरिटी इंस्टेड वॉज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर वैक्सीनेटेड विद 2 डोजेस। कह रहा है जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, बजाय इस चीज़ के कह रहा है जो प्राथमिकता है बजाय इसके इंस्टेड वो थी इंक्रीज़ करना उस परसेंटेज को, उस प्रतिशतता को उन लोगों की जिनको वैक्सीनेट किया गया, जिनको एडमिनिस्टर किया गया दोनों डोजेस के साथ में, दोनों कोरोना इंजेक्शंस के साथ। तो ऐसा इन्होंने बोला कि हम जो है पहले लोगों को 2 लगाएंगे, उसके बाद सोचेंगे बूस्टर का क्या करना है। प्रायोरिटी की वर्ब है वॉज, हु की वर्ब है आर वैक्सीनेटेड, हु आया पीपल के लिए, ठीक है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप पहले अपने आप से सोच के मुझे बताओ। इंस्टेड जो लिखा हुआ है, क्या इसकी जगह इंस्टेड ऑफ नहीं आ सकता क्या? अच्छा नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं आ सकता ये भी आपको सोचना है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा अभी। पहले दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, परसेंटेज वाला। देखिए इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है परसेंट और दूसरा वर्ड है परसेंटेज, ठीक है। इन दोनों ही वर्ड्स को हम इस वाले साइन से दिखाते हैं, ठीक है, इस साइन से। जनरली ये साइन परसेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन परसेंटेज के लिए भी यूज़ हो जाता है। जनरली आप परसेंट के लिए इसी साइन को यूज़ करें, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो, ये परसेंट है और ये परसेंटेज है, दोनों में फ़र्क क्या है, कब किसको लगाना है और क्या दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। परसेंट का सीधा सा फंडा है, ये एक नंबर के साथ आता है। अगर आपको कोई नंबर ना दिया हो 10, 20, 15, 50, तो परसेंट की जगह परसेंटेज को यूज़ करें। प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। 50% या परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स डिडंट पास द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, 50% या परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स ने प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को पास नहीं किया। अब क्या करें भाई, 50 आ चुका है, नंबर आ चुका है, तो परसेंटेज का कोई काम नहीं है। तो 50% ऑफ द कैंडिडेट्स डिडंट पास द एग्ज़ाम, है ना। परसेंट जब नंबर आ जाए, परसेंटेज जब नंबर ना आए। अ ह्यूज परसेंट या परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स डिडंट पास द प्रिलिमिनरी एग्जाम, एक बहुत बड़े परसेंट या परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स ने प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास नहीं किया। नंबर दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। अ ह्यूज लिखा हुआ है, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, हमें क्या पता। जब हमें पास नंबर नहीं है ना अपने पास, तो आपको पंगा नहीं लेना है, आपको लगा के आना है परसेंटेज। सीधा साइड फंडा है इसका, हमेशा याद रहेगा, नंबर के साथ परसेंट, विदाउट नंबर परसेंटेज। चलो अब आ जाओ इस पर, इंस्टेड ऑफ क्यों नहीं लगा, ये भी बहुत आसान है। देखो इंस्टेड ऑफ एक प्रेपोजिशन है, ऑफ के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। इंस्टेड और इंस्टेड ऑफ दोनों का मतलब होता है बजाय। ये है एडवर्ब, ये है प्रेपोजिशन। अब मैं बता देता हूँ आपको कब कहाँ पे क्या लगाना है। आई डिसाइडेड टू एक्सरसाइज इंस्टेड या इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी, मैंने डिसाइड किया कि एक्सरसाइज करूँगा बजाय एक मूवी को देखने के। आपको इंस्टेड ऑफ के बाद में उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है, वॉचिंग अ मूवी। तो बजाय जिस चीज़ के जो काम आप करते हो, अगर वो चीज़ आपको दी हो, इस चीज़ के बजाय ये काम मैं कर रहा हूँ, तो आप इंस्टेड ऑफ को यूज़ करें। ग्रामर के हिसाब से भी समझ गए होंगे आप, ऑफ के बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, और मीनिंग के हिसाब से भी आप समझ गए होंगे। इंस्टेड ऑफ के बाद में कुछ आना चाहिए, लेकिन इंस्टेड के बाद में आना ज़रूरी नहीं होता। जैसे इस सेंटेंस को देखो, आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी बट डिसाइडेड टू एक्सरसाइज इंस्टेड या इंस्टेड ऑफ। मैं चाहता था मूवी देखना, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्सरसाइज करूँगा बजाय इस काम के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेड, समझ लो। बट डिसाइडेड टू एक्सरसाइज इंस्टेड, बजाय। तो किसके बजाय, ये आप ऑलरेडी पहले बता चुके हो। तो जब पहले बता दिया जाता है कौन से काम के बदले दूसरा काम कर रहे हैं, तब हम इंस्टेड को यूज़ करते हैं और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता। समझ गए। तो यही बता रहा है ये भी, प्रायोरिटी इंस्टेड बजाय थी इंक्रीज करना। अब किसके बजाय, ये बजाय वाला काम पिछले वाले में बता दिया जा चुका है। चलो, कह रहा द हेल्थ मिनिस्टर टू सेट
द प्रायोरिटी वॉज ऑन फुली वैक्सीनेटिंग ऑल एडल्ट्स, देन ऑन बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन दो एडिक्वेट वैक्सीन्स वर अवेलेबल। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी, देखो द लगा हुआ है, टाइटल का नाम है एच बड़ा डी एम बड़ा, यहाँ पे डायरेक्टर का डी बड़ा जी बड़ा, टाइटल्स को हमेशा प्रॉपर नाउंस की तरह ट्रीट करवाते हैं ना, आगे द लगा के। तो हमारे द हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया था कि जो प्रायोरिटी है वो थी फुल्ली वैक्सीनेट करने में सभी एडल्ट्स को, और बजाय किसके, बूस्टर शॉट इम्यूनाइजेशन के, बूस्टर शॉट के एडमिनिस्ट्रेशन के, और किसके कह रहा, हालांकि जो एडिक्वेट वैक्सीन्स हैं वो अवेलेबल थी, हमारे पास इनफ वैक्सीन्स हैं। तो हेल्थ मिनिस्टर ने भी यही बोला कि वैक्सीन्स बहुत सारी हैं, दिक्कत नहीं है इंडिया को, पूरी दुनिया को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कोविड मैत्री में, है ना। तो इस तरह के जो हम इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं जहाँ पे वैक्सीन्स दूसरों को भी हम दे पा रहे हैं। तो वैक्सीन्स तो बहुत सारी है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी अभी भी यही है कि पहले सबके 2 लग जाए, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। मिनिस्टर साहब की वर्ब है सेड, प्रायोरिटी की वर्ब है वॉज, इम्यूनाइजेशन, इनोकुलेशन, वैक्सीनेशन एक ही बात है, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, एडिक्वेट वैक्सीन्स इसकी वर्ब है वर्ड। बढ़े आगे, कह रहे इवन व्हेन देयर वाज ग्रोइंग क्लैमर फ्रॉम अ फ्यू स्टेट्स फॉर बूस्टर डोजेस, once a new variant with higher transmissibility causing a huge surge in cases in South Africa became known. The government has reiterated that any decision on booster doses will be based solely on scientific recommendations. अब बता रहा है इंडिया में बूस्टर डोज के लिए कहाँ से डिमांड आ रही है। कह रहा है यहाँ तक कि तब, इवन व्हेन, कब भाई, कह रहे वो जब वहाँ पे ग्रोइंग क्लैमर था, बढ़ती हुई चीख पुकार थी, शोर शराबा था, क्लैमर था, और किसके लिए, कई स्टेट से जो आया था बूस्टर डोजेस के लिए। और कब, कह रहे वंस एक बार जब नया वेरिएंट जो है, जो ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी वाला है, जो बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट होता है, जो बहुत ज़्यादा फैलने की क्षमता रखता है, कह रहा है ऐसा जो नया वेरिएंट है और जो कोज करता है एक ह्यूज सर्ज को, एक बहुत बड़े उछाल को, और किसमें, केसेस के अंदर साउथ अफ्रीका में। कह रहा है जब ये सबको नोन हुआ, ये सबको इसके बारे में पता लगा, तो कह रहा है यहाँ तक कि जबकि ओमिक्रॉन के आने के बाद कई स्टेट्स में से हमें बहुत चीख पुकार देखने को मिली कि बूस्टर लगे। कह रहा है गवर्नमेंट ने रीआइटरेट कर दिया है, गवर्नमेंट ने फिर से रिपीट कर दिया है, इंजेमिनेट कर दिया है, एम्फसाइज कर दिया है इस चीज़ को दैट कि कोई भी डिसीजन जो है बूस्टर डोजेस वो बेस्ड होगा और महज किस पे, सोलली खाली साइंटिफिक रिकमेंडेशन पे, वैज्ञानिक आधारों पे। आ गया समझ में। तो कई पैसे वाली स्टेट्स हैं इंडिया में जिनके पास वेल्थ है, तो वहाँ से लोगों ने बोला, सरकारों ने बोला कि हमारे तो बूस्टर लगाओ, कोविड आ रहा है, वैक्सीन कोविड जो अपना ओमिक्रॉन आ रहा है साउथ अफ्रीका से, सरकार ने यही बोला लगवा देंगे, पर पहले साइंस इस बात को प्रूव कर दे कि बूस्टर की आपको ज़रूरत है। क्लैमर की वर्ब है वॉज, क्लैमर मतलब चीख पुकार, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ग्रोइंग मतलब इंक्रीजिंग। न्यू वेरिएंट की वर्ब है बिकेम, कॉजिंग ये न्यू वेरिएंट के लिए आया है, वो वेरिएंट जो कॉज करता है, सर्ज मतलब उछाल, राइज इंक्रीज शोर, है ना, ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब फैलने की क्षमता। गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ रीआइटरेटेड, रीआइटरेट करना, एम्फसाइज करना, रिपीट करना, इंजेमिनेट करना, एक ही बात है। डिसीजन की वर्ब है पैसिव वॉइस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी बेस्ड, बेस्ड के बाद में ऑन लगाए, है ना, बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, हमेशा ऑन या अपॉन इनके बाद आता है। सोलली मतलब महज, खाली। कह रहा although over 65 million people in the US are unvaccinated on October 21st, a booster shot was approved for all above 65 years and certain categories of young adults. अब बता रहा है इंडिया की बात तो ठीक है, अमेरिका में क्या हालचाल है वहाँ का भी देख लेते हैं। कह रहे लगभग, ऑल्दो हालांकि लगभग जो है 65 मिलियन यानी कि 6.5 करोड़ पीपल जो है अमेरिका में आज भी अनवैक्सीनेटेड हैं, आज भी उनके वैक्सीन लगना बाकी है। कह रहे अक्टूबर 21 को क्या हुआ, एक बूस्टर शॉट को अप्रूव कर दिया गया सभी लोगों के लिए जो 65 साल से ज़्यादा किए हैं, और कुछ कैटेगरीज ऑफ यंग एडल्ट्स के लिए भी, जवान लड़के लड़कियों के लिए भी, है ना। कोई बीमार है, किसी को शुगर है, बीपी है, डायबिटीज़ है, तो उनको भी लग जाएगा, और 65 से 12 ऊपर वालों को सबको ही बूस्टर शॉट अमेरिका में लगाया जा रहा है। तो चलो, पीपल की वर्ब है आर, बूस्टर शॉट की वर्ब है वॉज अप्रूव्ड, पैसिव वॉइस में देखने वाला है, इसमें कुछ ध्यान से समझना। ये पीपल को हमेशा आपने प्लूरल वर्ब देते हैं। पीपल और जेंट्री दो ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में लगता है आपको सिंगुलर होंगे, है ना। आप बोलोगे सर प्लूरल तो जेंट्रीज होना चाहिए, नहीं, जेंट्री सिंगुलर होता है, पीपल भी सिंगुलर होता है। जेंट्री का मतलब होता है अरिस्टोक्रेसी, अपर क्लास, तो ये अपर क्लास के सभी लोगों को इंक्लूड करने वाली है, तो जेंट्री को प्लूरल वर्ब दी जाती है। और ये जो सारे नाउन्स आप देख रहे हो, पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, सिटीजनरी, पब्लिक और मैन पावर, इनको सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों दे देते हैं, लेकिन प्रीफर करते हैं इनके साथ में सिंगुलर वर्ब। पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, मैन पावर, सिटीजनरी, पब्लिक और कम्युनिटी। वर्ब कौन सी
इनके साथ प्रीफर होगी सिंगुलर, लेकिन प्लूरल भी गलत नहीं होती। एग्जाम के हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब देखो। लास्ट में आपको मिलेंगे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। जैसे आप टीम, ज्यूरी, ऑडियंस को बिहेव करवाते हो, ये वैसे ही बिहेव करेंगे। अगर ये एक सिंगल यूनिटी की तरह काम कर रहे हैं, यूनिट की तरह, तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। अगर ये प्लूरल मेंबर्स की बात की जा रही है, इंडिविजुअल, तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। कलेक्टिव नाउन्स पढ़ चुके हो ना, तो उनकी लिस्ट में इन दोनों को भी ऐड कर लेना, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को। चलिए, इस पे आज क्विज में आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये स्क्रीनशॉट आप इसको ले लो। इसको देखते ही आपको पता लग जाएगा किस तरह का नाउन अपने बाद किस तरह की वर्ब्स को लेता है। चलो, कह रहा इट वॉज लेटर एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ऑल एडल्ट्स। अमेरिका में पहले तो इस तरह से 65 से ऊपर वालों को लगाया, फिर बाद में इसको एक्सपेंड टू कर दिया गया, बढ़ा दिया गया इंक्लूड करने के लिए सभी एडल्ट्स को। अमेरिका ने बोला सभी को लगेगा अब टीका, चाहे लगवाना चाहो तो तीसरा भी लगवा सकते हो। कह रहा मैनी कंट्रीज इन यूरोप टू हैव अप्रूव्ड बूस्टर शॉट्स हैविंग बेस्ड डिसीजन एटलीस्ट पार्शली ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस डेटा। अब ये अमेरिका से आ गया यूरोप में। कह रहा बहुत सारी कंट्री जो है यूरोप के अंदर, उन्होंने भी अप्रूव कर दिया बूस्टर शॉट को। और कैसे? बेस करके अपना डिसीजन, आधारित करके अपना फैसला, कम से कम पार्शली उस वैक्सीन इफेक्टिवनेस डेटा पे। वैक्सीन कितनी इफेक्टिवनेस है उनकी, वैक्सीन इस डेटा के ऊपर आधारित उनका डिसीजन है कि हमारी वैक्सीन तो 60% इफेक्टिव है, तो हमारे को एक बूस्टर शॉट लगवाना ज़रूरी है। ऐसा सोच करके इन कंट्रीज़ ने बूस्टर को अप्रूव कर दिया यूरोप में। अब मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप की वो है हैव अप्रूव्ड, पार्शली मतलब आंशिक तौर पे, फुल्ली नहीं, पार्शली। डिसीजन बेस किया गया डिसीजन को ऑन, है ना, डिसीजन को हमेशा बेस ऑन किया जाता है, ऑन या अपॉन लगा के आप बताते हो बेस के बाद। अब ये हैविंग बेस्ड क्या है, इसको फटाफट समझ लो। इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। कर चुके हो बहुत बार। खाना खा के मैं टीवी देखने लगा, हैविंग हैड माई डिनर, या हैविंग ईटन माई डिनर आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। तो हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है एक काम होने के बाद दूसरा काम हो रहा है। जैसे हैविंग फिनिश्ड एडिटोरियल आई रोट इट समरी। एडिटोरियल क्लास को फिनिश करने के बाद, एडिटोरियल की वीडियो को फिनिश करने के बाद मैंने इसकी समरी को लिखा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करेंगे। अब इसी को अपने थोड़ा एडवांस लेकर के आते हैं, इसमें आपको गलतियां कहाँ मिलेंगी। जैसे इस सेंटेंस को देखो, हैविंग एक्सेप्टेड हिज क्राइम द थीफ आस्क्ड फॉर मर्सी। अपना क्राइम एक्सेप्ट करने के बाद चोर ने मर्सी के लिए आस्क किया, चोर ने दया की भीख मांगी। पहले उसने अपना क्राइम एक्सेप्ट किया कि हाँ जी मैंने चोरी की है, फिर जज को बोला कि मुझे अब माफ़ कर दो। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे एडिटोरियल क्लास को किसने पूरा किया था? सर, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही पार्टिसिपल का सब्जेक्ट भी होता है। जिसने समरी को लिखा आई, वही जो आदमी है फिनिश भी कर रहा है एडिटोरियल की क्लास को। तो हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल का जो सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस का डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसी तरीके से सर यहाँ पे हैविंग एक्सेप्ट क्राइम कौन करने वाला है? सर थीफ ही करेगा। थीफ जो है सब्जेक्ट है सेंटेंस का, उसी आदमी ने जिसने मर्सी की भीख मांगी है, उसी आदमी ने अपना क्राइम भी एक्सेप्ट किया है। अब इस फॉर्मूला को अपने तीसरे वाले पे लगाते हैं। फाइन फॉर ओवर स्पीडिंग द बॉय नाउ ड्राइव्स कॉशियसली। ओवर स्पीडिंग के लिए फाइन किए जाने के बाद, ओवर स्पीडिंग मतलब तेज़ गाड़ी चलाना, तेज़ गाड़ी चलाने के लिए दंड देने के बाद, फाइन किए जाने के बाद लड़का जो है अब ड्राइव करता है कॉशियसली, बड़ा सोच समझ के। अब मुझे बताओ यहाँ पे फाइन नाम की वर्ब का डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट कौन है? लड़का है। लेकिन इसका मतलब क्या निकला? लड़के ने फाइन कर दिया है, लड़के ने खुद को ही फाइन कर दिया है ओवर स्पीडिंग के लिए, और उसके बाद लड़का धीमे धीमे गाड़ी चलाता है। ऐसा नहीं है, फाइन तो इसको किसी और ने किया। इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट जो बॉय है ना, वो इसका डूअर नहीं है, वो इसका रिसीवर है एक्शन का। यहाँ पे थीफ डूअर था, एक्सेप्ट कर रहा था क्राइम को। यहाँ पे आई डूअर था, फिनिश कर रहा था एडिटोरियल को। लेकिन यहाँ पे लड़का रिसीवर है, फाइन इस पे ऊपर किया गया है। तो यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल को एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव में आपको यूज़ करना है। पैसिव में कैसे यूज़ करते हैं? इसकी स्ट्रक्चर होती है हैविंग प्लस में बिन प्लस में V3। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हैविंग बीन फाइंड फॉर ओवर स्पीडिंग द बॉय नाउ ड्राइव्स कॉशियसली। आ गया समझ में? आप सब्जेक्ट देख लेंगे, अगर उसके ऊपर एक्शन हुआ है तो हैविंग बीन प्लस V3, अगर उसी आदमी ने एक्शन को किया है तो हैविंग प्लस में V3। एक्टिव और पैसिव में आपको यूज़ करना आना चाहिए। चलो, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेसिक्स अगर आप कर चुके हो एडिटोरियल को अपनी ग्रामर सीरीज से, तो ये बड़ा आसान होगा आपके लिए ना। कह रहा सच एविडेंस हैज़ बिकम अवेलेबल इन इंडिया ओनली वेरी रिसेंटली। कह रहा है ये सारी जो एविडेंस है यूरोप में, अमेरिका वाली, ये अवेलेबल हुई है इंडिया में अभी अभी, ओनली वेरी रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब अभी अभी, ओनली वेरी का मतलब है बस अभी अभी ही, आज या कल की ही बात है, अभी अभी एविडेंस इंडिया में आई है। एविडेंस की वर्ब है हैज़ बिकम। कह रहा वन स्टडी फाउंड कोविशील्ड टू बी 85% प्रोटेक्टिव अगेंस्ट मॉडरेट और सीवियर डिजीज
and 63% protective against symptomatic infection, while another found कोवैक्सीन to be 50% effective against symptomatic infection। कह रहे एक स्टडी जो इंडिया में हुई ना कोविशील्ड के लिए, इसने पाया कि 85% प्रोटेक्टिव है कोविशील्ड मॉडरेट और सीवियर डिजीज़ के सामने। तो 100 में से 85 लोग जो कोविशील्ड लगवा लेते हैं दोनों डोजेस, उनको कोरोना में ना तो मॉडरेट ना सीवियर डिजीज़ होती है। और 63% जो है ना, उनको तो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन भी नहीं होता, उनके बॉडी के अंदर आपको सिम्टम भी नहीं दिखेंगे कोविशील्ड लगने के बाद, अगर उनको कोरोना हो भी जाए तो। ऐसा बताया गया स्टडी में। जबकि दूसरी ने ये पाया कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसमें 50% इफेक्टिवनेस है सिम्टोमेटिक जो है इन्फेक्शन के सामने। तो 50% लोग जो हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, उनको कोरोना के सिम्टम भी कभी नहीं दिखाई देंगे नियर फ्यूचर में। अब ये पता लगा इंडिया की वैक्सीन के बारे में, ठीक है। पहली स्टडी की वो है फाउंड, अनदर स्टडी की वो है फाउंड। अच्छा, सिम्टोमेटिक मैंने आपको बता दिया, वो इन्फेक्शन जिसमें आपको सिम्टम्स दिखाई दें। अब मेरा आपसे एक सवाल है, फाउंड कोविशील्ड 85% प्रोटेक्टिव, ऐसा भी लिख सकते थे, यहाँ पे टू बी क्यों लगाया? जैसे सेंटेंस है शी अपीयर्ड सैड दैट डे, और एक सेंटेंस है शी अपीयर्ड टू बी सैड दैट डे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले अपने आप से पूछो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। चलो, बहुत आसान है। अगर आपके पास लिंक वर्ब्स दी हुई हैं और उसके बाद में एडजेक्टिव नाउन आता है उनका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनके, तो इन लिंक वर्ब्स के बाद में टू बी लगाया जा सकता है, जो कि प्रिफर भी किया जाता है अगर आप लगाएं तो। आया समझ में? अपीयर है, सीम है, लुक है, साउंड है, ये सारी की सारी लिंक वर्ब्स जो हैं, लिंक वर्ब्स की लिस्ट आपको मैंने कई बार दिखाई है ना, 15-20 अपने पास लिंक वर्ब्स हैं। तो इन लिंक वर्ब्स के बाद में आप टू बी को लगा सकते हैं, और लगा दोगे तो ये प्रिफर भी किया जाएगा। शी अपीयर्स सैड दैट डे, इसको ऐसा लिखने की बजाय आप लिखो शी अपीयर्ड टू बी सैड दैट डे। अपीयर एक लिंक वर्ब है। वैसे ऑल ऑफ हिज क्लेम्स प्रूव्ड ट्रू दैट डे, सारे के सारे उसके दावे प्रूव हुए, साबित हुए सच उस दिन। तो प्रूव्ड भी एक लिंक वर्ब है, तो उसके बाद में आप टू बी लगा दोगे तो ये और अच्छा लगेगा। तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर टू बी निकाल दोगे ना तो भी सेंटेंस आपका सही है, गलत नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी टू बी निकाला जा सकता था। कह रहे both studies were undertaken during the peak of the delta variant driven second wave। लिंक वर्ब्स मैं आपको सारी की सारी ग्रामर सीरीज में करवा चुका हूँ, कई बार स्क्रीनशॉट्स भी दे चुका हूँ है ना, पिछली क्लासेस में बहुत बार आपको लिंक वर्ब्स का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। कह रहे बोथ स्टडीज, ये जो दोनों स्टडीज़ हैं ये अंडरटेक की गई थी, ये ली गई थी, कैरी आउट की गई थी पीक के वक्त, बिल्कुल चोटी के वक्त, मैक्सिमम लेवल के वक्त, डेल्टा वेरिएंट के ड्रिवन, डेल्टा वेरिएंट से ड्राइव किए हुए, पुश किए हुए सेकंड वेव के दौरान। तो दोनों स्टडीज़ को अपनों ने मार्च से अप्रैल में या मई के अंदर कंडक्ट करवाया था। स्टडीज़ की वो है वर अंडरटेकन, अंडरटेक करना मतलब किसी काम को कैरी आउट करना, अंजाम देना। पीक मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ड्रिवन मतलब पुश्ड। ये सेकंड वेव जो है वो ड्राइव की गई थी डेल्टा वेरिएंट के द्वारा, आगे पुश की गई थी। चलिए आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, बहुत आसान आर्टिकल है। कह रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ बोथ वैक्सीन्स अगेंस्ट द ओमिक्रॉन वेरिएंट इज अननोन। कह रहे जो असरकारिता है, कितना असरदार है ये दोनों वैक्सीन्स किसके सामने, ओमिक्रॉन के सामने, कह रहा है ये अभी भी अननोन है। अभी हमें पता ही नहीं है दुनिया की कौन सी वैक्सीन ओमिक्रॉन के सामने कितना काम कर सकती है ना। तो इफेक्टिवनेस की वो है इज, कह रहा वाइल दिस वेरिएंट appears to be far more transmissible than the delta variant, disease severity and the age group most vulnerable to disease are not fully known। कह रहे जहाँ जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन ये दिखाई देता है और ज़्यादा या फार मोर ट्रांसमिसेबल, बहुत ज़्यादा फैलने वाला, ट्रांसमिसेबल मतलब जो ट्रांसमिट हो सके, फैल सके। तो जहाँ अभी तक देखने में लगता है कि ओमिक्रॉन बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, और किसके बजाय, डेल्टा वेरिएंट के बजाय। डेल्टा ऑलरेडी बहुत ट्रांसमिसेबल था, ये ओमिक्रॉन उसका भी पापा है ना। आप देखोगे अगर ये फैलने लगा इंडिया जैसी कंट्री में तो बहुत तेज़ी से फैलेगा, है ना, भगवान ना करे ऐसा हो। कह रहे जहाँ ऐसा हमें दिखाई देता है, कह रहे वहीं डिसीज़ सिवियरिटी, डिसीज़ कितनी सीवियर होगी, डिसीज़ में आपकी हालत कितनी बिगड़ती है, डिसीज़ सिवियरिटी, और जो एज ग्रुप्स हैं जो मोस्ट वल्नरेबल है, डिफेंसलेस हैं, मजबूर हैं इस डिसीज़ के सामने, कह रहा है वो अभी भी फुल्ली नॉन नहीं है, अभी भी उनके बारे में नहीं पता। तो एक बात पता है ओमिक्रॉन के बारे में, ये फैलता बहुत तेज़ी से है, डेल्टा इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कितने लोगों की जान लेगा और किस तरह के लोगों की जान ज़्यादा लेता है ये अभी जानना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगेगा। वेरिएंट की वर्ब है अपीयर्स, अगेन अपीयर, सीम, लुक, साउंड, फील, ये सारी की सारी लिंक वर्ब्स हैं। लिंक वर्ब्स अपने बाद में टू बी को ले सकती हैं, तो हमने अपीयर्स टू बी लिखा है, ठीक है। डिसीज सिवियरिटी और एज ग्रुप्स, इन दोनों की वर्ब है आर नॉट फुली नॉन। एज ग्रुप वो वाले हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं,
तो वल्नरेबल टू, ससेप्टेबल टू या प्रोन टू, हमेशा आप टू लगा के बताते हो इन तीनों के बाद, है ना। वल्नरेबल का बिल्कुल उल्टा होता है इम्यून टू, किसी चीज़ के सामने आप एकदम प्रोटेक्शन है आपके पास, है ना। वल्नरेबल टू मतलब मजबूर हो उसके सामने, इम्यून टू मतलब आपके ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं है। चलो यहाँ पे द मोस्ट लग सकता था, द मोस्ट वल्नरेबल टू, क्योंकि वल्नरेबल एक एडजेक्टिव है ना, सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा रही है तो द मोस्ट यहाँ पे आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट और करवा देता हूँ, मोर ट्रांसमिसिबल यहाँ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की अपने पहले मच, फार या अलॉट को ले सकती है, ठीक है। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री पे ज़्यादा जोर डालना है तो तीन ही एडवर्ब यूज़ करें, मच, फार या अलॉट। और कौन सी एडवर्ब यूज़ नहीं करनी, वेरी, सो और मोर। जैसे साइंटिस्ट आर कंसीडर्ड स्मार्टर देन आर्टिस्ट, साइंटिस्ट को कंसीडर किया जाता है स्मार्ट, ज़्यादा स्मार्ट आर्टिस्ट के मुकाबले, है ना, ज़्यादा तेज़ होते हैं वो कलाकारों के मुकाबले साइंटिस्ट। तो यहाँ पे स्मार्टर जो है ना एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके पहले वेरी, सो या मोर नहीं लगा सकते। मोर स्मार्टर, वेरी स्मार्टर, सो स्मार्टर नहीं, आपको यहाँ लगाना चाहिए, अगर लगाना ही है तो मच स्मार्टर, फार या अलॉट स्मार्टर, ठीक है। उसी तरीके से गोल्ड इज़ मोर वैल्यूबल देन ऑयल, गोल्ड ज़्यादा वैल्यूबल है ऑयल के मुकाबले, तो यहाँ पे मच मोर या फार मोर या अलॉट मोर वैल्यूबल लिखें, वेरी, सो या मोर, दो बार मोर मत लगाया ना, वेरी, सो ऐसा मत लिखें। आगे कह रहा है डिस्पाइज दीज अनसर्टेनिटीज इट माइट स्टिल बी प्रूडेंट टू अप्रूव बूस्टर डोजेस फॉर पीपल ओल्डर देन 60 ईयर्स एंड यंग एडल्ट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और हैव कोमॉर्बिडिटीज़। कह रहा है बावजूद इन अनसर्टेनिटीज़ के, बावजूद इन अनिश्चितताओं के, ये फिर भी प्रूडेंट होगा। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, केयरफुल, समझदारी भरा। ये काम फिर भी समझदारी भरा होगा कि हम अप्रूव कर दें बूस्टर डोजेस को उन लोगों के लिए जो 60 साल से ज़्यादा के हैं, और यंग एडल्ट्स के लिए जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है ना, इम्यून सिस्टम ख़राब है, और या फिर जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनमें दूसरी बीमारियां भी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। आ गया समझ में? तो ऐसा हमें सोच करके देखना चाहिए कि क्या इन लोगों को बूस्टर शॉट अप्रूव नहीं किया जा सकता, 60 से ऊपर वाले और जो बीमार जो हैं, एडल्ट्स हैं लेकिन बीमार हैं ना, यंग हैं लेकिन कोई दूसरी बीमारी को बॉडी में रखते हैं। इट की वर्ब है माइट स्टिल बी, हु की वर्ब है आर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी ख़राब है। हु की दूसरी वर्ब है हैव। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, कोमॉर्बिडिटी मतलब साथ में दूसरी बीमारियाँ, इधर कोरोना हुआ, उधर आपको डायबिटीज़ भी थी, हाइपरटेंशन भी थी, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो ये सारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आपकी कोमॉर्बिडिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी भरा, वाइज या केयरफुल। कह रहा है बट एडमिनिस्ट्रिंग बूस्टर डोजेस कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज कवरेज ऑफ द फर्स्ट डोज एंड फुल वैक्सीनेशन। कह रहा है लेकिन जो एडमिनिस्टर करने का काम है बूस्टर डोज को, जो लगाने का काम है बूस्टर वाला इंजेक्शन, ये नहीं हो सकता कीमत पे, एट द कॉस्ट ऑफ नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मतलब कीमत पे। किस कॉस्ट पे भाई? इंक्रीज्ड कवरेज की तरफ कॉस्ट पे, जो फर्स्ट डोज की है, और फुल वैक्सीनेशन की कॉस्ट पे। तो ऐसा ना हो आप बूस्टर लगाने लगो और फिर आप ये बोलो कि इसके बाद हम जो है फर्स्ट डोज में कवरेज थोड़ी सी हमारी कम हो जाएगी क्योंकि बूस्टर में हम वैक्सीन ज़्यादा लगा रहे हैं। तो ये इंक्रीज्ड कवरेज की कॉस्ट पे आपको ये काम नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रिंग एक जीरेंड है, इसकी वर्ब है कैन नॉट बी, एट द कॉस्ट ऑफ मतलब कीमत पे। कह रहा है ऑल्सो द नीड टू बिगिन इम्यूनाइजिंग एडोलिसेंट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। कह रहा है साथ ही साथ जो नीड है शुरू करने की, इम्यूनाइज करना, शुरू करने की, वैक्सीन लगाना एडोलिसेंट्स को, ऐसे लड़के और लड़कियां जो एडल्ट्स होने वाले हैं 11 से 18 साल के बीच। कह रहा है ये नीड भी इग्नोर नहीं की जा सकती। अभी इन लोगों के लिए वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है, इनको वैक्सीन लगना इंडिया में शुरू नहीं हुआ है। नीड की वर्ब है कैन नॉट बी इग्नोर्ड, पैसिव वॉइस में। बहुत सिंपल सेंटेंसेज है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, है ना। कह रहा है ओवर 1.26 बिलियन डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड एज ऑन December 4 with nearly 85% receiving one dose but only over 50% being fully vaccinated। कह रहा है लगभग 1.26 बिलियन डोजेस यानी 126 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं दिसंबर 4 की अगर बात करें तो, और किसके साथ? लगभग 85% की रिसीव करने के साथ पहली डोज को, लेकिन महज 50% से कुछ ज़्यादा की फुली वैक्सीनेट होने के साथ। तो इतनी डोजेज लग गई हैं जिसमें 85% लोग को फर्स्ट डोज लगी है और 50% के करीब लोग जो हैं इनको दोनों वैक्सीन की डोजेज लग चुकी हैं। समझ में आ गया? इस डोजेस की वो है हैव बीन एडमिनिस्टर्ड पैसिव वॉइस पे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। यहाँ पे 85% क्यों यूज़ किया गया? 85 एक आंकड़ा है इसलिए परसेंट का साइन लगाया गया, नहीं तो परसेंटेज भी लिख सकते थे। तो 85% रिसीविंग
और 50% बीइंग वैक्सीनेटेड, ये पैसिव के अंदर और ये रिसीविंग एक्टिव के अंदर। चलो कह रहे द डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन हेल्ड लास्ट मंथ विटनेस्ड 11.7% increase in second dose coverage. There is still a sizable percentage of the population in the priority groups who are not fully vaccinated. अब देखो इंडिया में एक डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन चला है। कह रहा है हालांकि जो ये डोर टू डोर वैक्सीनेशन कैंपेन है, घर घर जाके वैक्सीन लगाने का जो काम है और जो रखा गया था पिछले महीने, इसने विटनेस किया, इसने देखा 11.7% के इंक्रीज़ को सेकेंड डोज की कवरेज में। कह रहा है हालांकि ऐसा है, फिर भी एक बहुत ही कंसीडरेबल, बहुत ही साइजेबल, बहुत ही बड़ा जो तबका है, परसेंटेज है पॉपुलेशन का, इन प्रायोरिटी ग्रुप्स में वो आज भी फुली वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उनका। तो भले ही हम घर घर जाके वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारा कवरेज भी बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को वैक्सीन दूसरी अभी भी लगना बाकी है। डोर टू डोर कैंपेन की वर्ब है विटनेस्ड, परसेंटेज की वर्ब है आर नॉट फुली वैक्सीनेटेड। अगेन यहाँ पे साइजेबल लिखा हुआ है, साइजेबल मतलब बहुत बड़ा, सब्सटेंशियल, तो परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंट का साइन नहीं बनाया, समझ गए ना। अगर आंकड़ा ना लिखा हो तो परसेंटेज, अगर आंकड़ा लिखा हो, फिगर लिखा हो तो परसेंट। चलिए परसेंटेज की वर्ब है इज, है ना। हु की वर्ब है आर नॉट वैक्सीनेटेड। कह रहा है ओवर 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, 30% ऑफ दोज अबव 60 ईयर्स एंड ओवर 33% ऑफ पीपल एज्ड 45 to 59 ईयर्स आर येट टू बी फुली वैक्सीनेटेड। कह रहा है 8% जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और 30% जो कि 60 से ऊपर के हैं, और लगभग 33% वो जो 45 से 59 के हैं, उनको अभी भी वैक्सीन लगना बाकी है। आर येट टू बी फुली वैक्सीनेट, फुल वैक्सीनेशन उनका बाकी है ना, दोनों डोजेस उनकी अभी तक नहीं लगी हैं। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है, मैं मार्क कर देता हूँ, 8% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स और 30% ऑफ 60 से ऊपर वाले और 33% ऑफ पीपल एज्ड 45 to 59, ये तीनों ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और वो है यहाँ पे आर, पैसिव इन्फिनिटिव लगा हुआ है, इनको वैक्सीनेट करना अभी बाकी है ना, पैसिव में किया जाएगा, टू बी वैक्सीनेटेड लिखा हुआ है। कह रहा द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट माइट ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड वैक्सीन अपटेक। कह रहा है बहुत तेज़ी से जो ग्लोबल स्प्रेड है, तेज़ी से जो फैलाव है दुनिया भर में, और किसका, ओमिक्रॉन वेरिएंट का, ये भी हो सकता है लीड टू कर जाए, बढ़ जाए आगे इंक्रीज वैक्सीनेशन की अपटेक के लिए। जितनी तेज़ी से वायरस फैल रहा है, इसको देख करके कुछ लोग वैक्सीन लगवाएंगे, तो वैक्सीन की जो अपटेक है, जो कंजम्पशन है, जो इनटेक है, लोगों को जो लगवाने का काम है, वो तेज़ी से बढ़ेगा इस वायरस को देख करके। आ गया समझ में। स्प्रेड की वर्ब है माइट लीड टू, है ना, लीड टू। यहाँ पे लीड टू में टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद एक नाउन आना चाहिए, नाउन है वैक्सीन अपटेक। इंक्रीज यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बढ़ा हुआ वैक्सीन अपटेक, है ना। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, अपटेक नाम का नाउन। अपटेक, इनटेक मतलब किसी चीज़ को खाना या कंज्यूम करना। कह रहा वाइल अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कोविशील्ड विच अकाउंट्स फॉर नियरली 90% ऑफ वैक्सीन्स एडमिनिस्ट्रेड माइट बी एबल टू मीट द डिमांड, the priority should be to increase vaccine coverage, not boosters, particularly so as India will be under pressure to supply vaccine to the global south। कह रहे जहाँ एक सफिशिएंट सप्लाई जो है ना कोविशील्ड की, एक एडिक्वेट सप्लाई जो है कोविशील्ड की, जो कि अकाउंट फॉर करती है, जो कि जिम्मेदार है लगभग 90% वैक्सीन्स के जो एडमिनिस्टर हुई हैं, जो अभी तक इंडिया में लगी है। कह रहे हैं जहाँ ऐसी कोविशील्ड जो कि 90% इंडियंस को अभी तक लग चुकी है, कह रहा है वो माइट भी हो सकता है एबल होगी डिमांड को मीट करने में। तो कोविशील्ड हमारे पास बहुत सारी है ना। कह रहे हैं वहीं पे जो प्रायोरिटी है ना, वो शुड भी वो होनी चाहिए कि हम करें, इंक्रीज़ करें वैक्सीन की कवरेज को, ना कि बूस्टर्स की। और ख़ास करके ऐसा क्यों, पर्टिकुलरली ऐसा इसलिए कह रहा एज, क्योंकि इंडिया जो है ना वो अंडर प्रेशर होगा सप्लाई करने के लिए वैक्सीन्स को दुनिया के ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ऐसी कंट्रीज जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ को छोड़ करके। तो दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड को इंडिया ही सप्लाई कर रहा है पूरी दुनिया में वैक्सीन्स, तो इंडिया बहुत प्रेशर में होगा। तो पहले हमारा यही मकसद हो कि अफ्रीका में और ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे वैक्सीन्स बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, पहले वो लग जाएं, उसके बाद इंडियंस को हम बूस्टर लगाना शुरू करें। आ गया समझ में। सप्लाई की वर्ब है माइट बी एबल, विच आया कोविशील्ड के लिए, प्रॉपर नाउन है इसलिए विच को यूज़ किया है। विच की वर्ब है अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर करना मतलब किसी चीज़ के लिए जिम्मेवार होना। नियरली मतलब लगभग, वैक्सीन्स के लिए एडजेक्टिव लगाया एडमिनिस्ट्रेड, वो वाली वैक्सीन जो एडमिनिस्टर हो चुकी है, जिनको लगाया जा चुका है। प्रायोरिटी की वर्ब है शुड बी, इंडिया की वर्ब है विल बी।
ये सो एज क्या होता है, कह रहे ये इसलिए होगा पर्टिकुलरली सो एज क्योंकि, है ना, एज बात कर रहा है बिकॉज की और सो कर रहा है इसलिए, तो इसलिए क्योंकि, है ना, इसको ऐसा समझ सकते हो, सो एज मतलब इसलिए क्योंकि। चलिए बहुत आसान सा आर्टिकल था, मेरे हिसाब से आज 7.5 मार्क्स देंगे इसको अपने आउट ऑफ 10, है ना। आपका क्विज़ भी बहुत इजी है, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना सेशन को अगर आपको इस सेशन में कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो। फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा है कि 2 एरर्स को निकालो फाइंड करके, आपको देखना है परसेंटेज के साइन सही लगे हैं गलत लगे हैं, परसेंटेज या परसेंट जहाँ भी लगा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, ठीक है। फिर आपको चेक करना है, चलो जेंट्री की कैसी वर्ब होती है ये आपको चेक करना है दूसरी वाली एरर में। हिंट मैंने आपको दे दी है, यहाँ से आपको दोनों एरर्स मिल जानी चाहिए। सेकंड वाले में आपसे पूछा है मोर प्रोमिनेंट एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के आगे किस तरह का एडवर्ब आप यूज़ करोगे। थर्ड में आपसे पूछा गया है कि परफेक्ट पार्टिसिपल किस फॉर्म में लगाया जाए, यहाँ पे हैविंग प्लस में V3 या हैविंग प्लस में बीन प्लस में V3, ये वैक्सीनेट V1 है तो हैविंग प्लस में V1 तो नहीं आता कहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल आप सीख चुके हो, यहाँ पे अप्लाई करोगे। लास्ट में आपसे पूछा है रीस्टेट, किसी चीज़ को दोहराने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज़ करें, क्लैमर को करें, सर्च को करें, प्रूडेंस को करें या इंजेमिनेट को करें। बहुत ही सिंपल सा क्विज है, सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आते हैं। मैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसके आंसर्स को डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपना आंसर चेक करना और आउट ऑफ 5 आपको कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अपनी ऐप का लिंक भी है फर्स्ट कमेंट में, कोर्सेज रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, बैंकिंग SSC के या फिर राइटिंग स्किल्स के। Until then, signing out.